हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टू सक्सेस में। आज हम प्रीएम्बल सिटीजनशिप यूनियन एंड स्टेट के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, यानी प्रस्तावना, नागरिकता, संघ और राज्य के भाग 2 में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग उसमें जो है आपका सिटीजनशिप डिस्कस करेंगे और जो यूनियन एंड स्टेट्स के पार्ट्स बचे रह गए थे उन सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल है। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि राज्यों का गठन, मतलब जो यूनियन एंड टेरिटरी में पार्ट्स बचा रह गया था कि राज्यों का गठन कैसे हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो बाकी आपके आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं 1 से 4 तक के, वो हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में यानी कि प्रीएम्बल सिटीजनशिप यूनियन एंड स्टेट के पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो अब आगे की बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राज्यों का गठन कहाँ से, किस बात से, कैसे शुरू होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अब जानते हैं। हुआ क्या, स्वतंत्रता में जो भारत में होती थी 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ होती थी। एक होती थी नेटिव रियाज यानी कि देसी रियायतें, और ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रांत यानी परफेक्चर अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी हम कहें प्रोविंस अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। सरदार पटेल और बीपी मेनन ने जिसमें जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि वो जो उनकी देसी रियासतें थी उनको मर्ज करने के लिए, उनको मिलाने के लिए। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ क्या कि राज्यों का गठन भाषा के बेसिस पर, भाषा के आधार पर किया जाए, इसको जो है एक धर कमीशन आई। उन्होंने 1948 में 1948 में आई। उन्होंने कहा कि राज्यों का जो है गठन हमें भाषा के आधार पर करना चाहिए, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 22 दिसंबर 1953 को फजल अली कमीशन यानी कि फजल अली आयोग को ऑर्गेनाइज किया गया, गठन किया गया। किसके लिए? ताकि जो राज्यों का पुनर्गठन किया जा सके। इसमें क्या किया गया, जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी राज्य पुनर्गठन एक्ट, ये जो है 1956 पास किया गया पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा। इसमें क्या कहा गया, इस एक्ट में क्या कहा गया, इस एक्ट में कहा गया कि टोटल 14 स्टेट, 14 राज्य, कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, असम, बॉम्बे, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मैसूर, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल, और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी 6 यूनियन टेरिटरीज, कौन कौन से? दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमनदीव थे। ये सारी चीज इसमें इस एक्ट के थ्रू लाए गए कि इनका रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। फिर 1953 में जो सबसे पहला राज्य आपका भाषा के आधार पर बनाया गया यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पर, तो वो कौन सा था? आपका आंध्र प्रदेश था। ये ज्यादातर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य भारत में कौन सा बना, तो वो था आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953 में बना। जो पंजाब और हरियाणा था उनको रीऑर्गेनाइजेशन, उनका पुनर्गठन कब किया गया? 1966 में। किसके रिकमेंडेशन पे किया गया? तो सह कमीशन की यानी सह आयोग के कमीशन पे किया गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, उन्होंने जो है 1986 और 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त किया। कब, क्यों, किस तरीके से प्राप्त किया? तो संविधान में जो है अमेंडमेंट हुआ यानी संशोधन हुआ। कौन से नंबर का? 53वें नंबर पर मिजोरम ने और अरुणाचल प्रदेश ने, और 56वें नंबर पर गोवा ने ये प्राप्त किया कि भाई वो राज्य हो सकते हैं, राज्य हो गए अब। ठीक, राज्य का दर्जा उन्हें प्राप्त हो गया। नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को रीऑर्गेनाइज किया गया यानी इसका पुनर्गठन किया गया, और इसमें से कुछ स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया। कौन कौन से थे? जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड। यानी उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट करके उत्तराखंड इसमें से एक निकाला गया, एक आपका उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश को 2 में किया गया, एक आपका छत्तीसगढ़, एक मध्य प्रदेश। बिहार को 2 भागों में किया गया, एक आपका झारखंड, एक बिहार। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का गठन कब, उत्तराखंड का गठन कब हुआ, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, झारखंड का गठन कब हुआ? तो 2000 में हुआ, 2000 में हुआ। जो आपका 29वां राज्य बना यानी 29th स्टेट बना, वो था तेलंगाना। किसको डिवाइड करके बना? तो ये आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके बना। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी हाल ही में बनाया गया था, तो इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका एरिया सबसे हम लोग जानते हैं कि कितना है। तो इसका एरिया 1,14,800 स्क्वायर किलोमीटर, यानी जो इसका क्षेत्रफल है 1,14,800 वर्ग किलोमीटर है।
और ये कब बना, तो ये राज्य 2 जून 2014 को हुआ, यानी इसका फॉर्मेशन पूछता है फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, तो फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना 2014, अगर ईयर दे रखा है तो 2014, डेट दे रखा है तो 2 जून 2014। ठीक, अब इसके आगे की बात करेंगे कि इसके पहले मुख्यमंत्री, इसके पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे। तो इसके पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी थे। कौन था? के चंद्रशेखर राव जी। ठीक, जो हैदराबाद वो क्या थी उस समय, ज्वाइंट कैपिटल होती थी किसकी? तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की। आज के समय में आंध्र प्रदेश के 3 राज्य हैं, वो हम आगे बात करेंगे, अमरावती से लेकर के और जो भी राज्य 3 कैपिटल हैं, 3 राजधानियां, उसको हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। तेलंगाना की जो कैपिटल आज के टाइम में वो हैदराबाद है, और उस समय जब डिवाइड हुआ था तो हैदराबाद ज्वाइंट कैपिटल होती थी। जो टोटल क्या हुआ था उस समय, 9 डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना में 9 जिले बनाए गए। वो जिले कौन कौन से थे? आदिलाबाद, खम, मेदक, रंगारेड्डी, नलगोंडा, महबूबनगर, वारंगल, करीमनगर और निजामाबाद। ये सारे जो है टोटल 9 जिले, 9 डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में बनाए गए। कितनी पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है? तो 3.52 करोड़, यानी 3.52 करोड़ यहाँ की आबादी है, यहाँ की जनसंख्या है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय 69,000 रुपये, और लिटरेसी, यहाँ की लिटरेसी रेट कितनी है? 60.55%, यानी 65.5% साक्षरता दर है यहाँ की। भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं? तो भाषाएं तेलुगु और उर्दू बोली जाती है। और जो यहाँ का विधानसभा की स्थिति है, यानी कि असेंबली स्टेटस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 119 विधानसभा सीटें, और आंध्र प्रदेश में कितनी है? क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से डिवाइड होकर के बना हुआ है, आंध्र प्रदेश में 165 सीटें हैं। अच्छा, लोकसभा स्टेटस, लोकसभा की स्थिति, टोटल पहले क्या होती थी? 42 सीटें होती थी। तो अब क्या किया गया? 42 में से 17 सीटें तेलंगाना को मिल गया। कितना मिल गया? 42 में से 17 सीटें। क्योंकि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भी हमारा जो है रीऑर्गेनाइज्ड हुआ है, पुनर्गठन हुआ है। पहले हुआ क्या करता था? केवल जम्मू और कश्मीर राज्य हुआ करता था। अब क्या हुआ? जम्मू और कश्मीर राज्य जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और उसमें एक और डिवाइड कर दिया गया, लद्दाख, वो भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग कर लेते हैं। हुआ क्या? संसद की सिफारिश पर क्या तो कहें कि हम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी की देखरेख में ये बातें हुई। हुआ क्या? जो आर्टिकल 370 थे, 370 और 35 पे, अनुच्छेद 35 है, इसमें क्या था? उनको जम्मू एंड कश्मीर को कुछ स्पेशल राइट्स मिले थे, कुछ जो है उनका अपना एक अधिकार अलग से मिला हुआ था। वो सारे अधिकार को, वो सारे स्पेशल राइट्स को उनके खत्म कर दिया गया, और 2000 मतलब हम कहें कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू किया गया 2019 में। कब? 31 अक्टूबर 2019 में। और इसको नए 2 भागों में बांट करके एक नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया, या कहें नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, फॉर्मेशन किया गया। ठीक, तो अब जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल, 2 कैपिटल्स, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर समर कैपिटल, यानी कि गर्मी के दिनों की कैपिटल है, गर्मी के दिनों की राजधानी। जम्मू आपकी जाड़े के दिनों की राजधानी है, विंटर कैपिटल। टोटल जिले, टोटल डिस्ट्रिक्ट 20। यूनियन टेरिटरी कब बना? 31 अक्टूबर 2019 में। एरिया इसका कितना है? तो एरिया 222,236 किलोमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर किलोमीटर। हम बोले क्षेत्रफल कितना हो गया? तो 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर। लिटरेसी रेट यहाँ की कितनी है? साक्षरता दर 67.16%। और लैंग्वेज, भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं? तो हिंदी और उर्दू। और यहाँ पे 6 मेंबर्स इलेक्ट हो सकते हैं। और जो कश्मीर वैली रीजन है वहाँ 46 सीटें, और जम्मू की रीजन जो है वहाँ 37 सीटें। यहाँ के फर्स्ट न्यूजीलैंड गवर्नर जीसी मुर्मू जी हैं, यानी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। तो जो यहाँ के आपके उपराज्यपाल थे पहले जो बनाए गए, यानी 31 अक्टूबर 2019 को जो बनाए गए, वो आपके जीसी मुर्मू जी थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। और प्रेजेंट टाइम में कौन हो गए हैं? चेंज हो गए। अब इस समय आपके हैं क्या बोलते हैं, वो मनोज सिन्हा जी हैं। लद्दाख के बारे में भी थोड़ी सी बातें करना जरूरी है। लद्दाख को क्या किया गया? जब बांटा गया तो इसमें 2 जिलों को क्यों रखा गया? कौन कौन से 2 जिले? कारगिल और लेह। कौन कौन से? कारगिल और लेह। जम्मू कश्मीर को बांट करके रखा गया था, तो 2 जिले इसमें दे दिया गया, और इसका एक जो है अपना यूनियन टेरिटरी, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लेह और कारगिल। तो इसकी कैपिटल भी लेह और कारगिल हो गई। एरिया, क्षेत्रफल 59,146 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 59,146 किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर किलोमीटर। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर यहाँ की 80.5%। भाई जाहिर सी बात है, जब दो ही जिले हैं यहाँ पे, तो साक्षरता दर यहाँ की ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि कम लोग रहेंगे, कम पॉपुलेशन रहेगा। लैंग्वेज,
भाषा यहाँ की बोधी और तिब्बतन। यहाँ के पहले उपराज्यपाल फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, तो यहाँ के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट आपके कौन हो गए? राधा कृष्ण माथुर। कौन? और ये अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी है, राधा कृष्ण माथुर जी हैं। सिटीजनशिप के बारे में अब हम बात करेंगे। सारी चीजें अब यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में खत्म होती है, यूनियन एंड स्टेट के बारे में। अब हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज सिटीजनशिप, ये स्टार्ट होता है, यानी कि नागरिकता। नागरिकता पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये नागरिक होता क्या है, नागरिक हम किसे कहते हैं। तो नागरिक हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो उस समुदाय की यानी जहां वो रहता है वहां की फुल मेंबरशिप को एंजॉय करता है, यानी वहां के पूर्ण सदस्य को प्राप्त करता है जहां वो रहता है। जैसे आप अपने घर के जो है अगर मेंबर है तो आप वहां के अपने घर के क्या मतलब सदस्य कब कहलाएंगे? जब आप वहां पे फुल मेंबरशिप एंजॉय करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से आप कंट्री के सिटीजन कब कहलाओगे? जब आप पूरी वहां की सदस्यता को एंजॉय करोगे, मतलब फुल मेंबरशिप को एंजॉय करोगे। ठीक है, और कहते हैं कि जो सिटीजन्स होते हैं, जो हमारे कहें कि नागरिक होते हैं और जो विदेशी होते हैं, दोनों को कुछ कहें कि जो हमारे नागरिक होते हैं उनको ज्यादा अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और वो सारे अधिकार, वो सारे मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, वो सारे मौलिक अधिकार जो है विदेशियों को नहीं मिला हुआ। तो उन अधिकार के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की हम बात करेंगे, कौन कौन से हैं। तो धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 15 में, अनुच्छेद 15 में लिखा है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता हम देंगे उन्हें, अनुच्छेद 16 में लिखा है, आर्टिकल 16 में। और अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है कि वो जो है 6 चीजों में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी कि आप अपने आप में कुछ भी बोल सकते हो, कुछ अभिव्यक्ति कर सकते हो, सभा गठित कर सकते हो, कोई आप आंदोलन कर सकते हो, कहीं आप रह सकते हो, कोई भी प्रोफेशन यानी कि कोई भी पेशा आप चुन सकते हो। आप डॉक्टर बनना चाहते हो डॉक्टर बनो, वकील बनना चाहते हो वकील बनो, इंजीनियर बनना चाहते हो इंजीनियर बनो, यानी कि आपके पास क्या राइट है कि आप अपना प्रोफेशन खुद से चुन सकते हो। और क्या दिया गया? आर्टिकल 29 और 30 यानी कि अनुच्छेद 29 और 30 में कला और शैक्षिक अधिकार इस लेखक से दिया गया, इससे रिलेटेड आर्टिकल से आपको जो है राइट दिया गया। अच्छा, और नेक्स्ट आपकी क्या बात है? एक बात इसमें और कही गई कि जो यहाँ के उच्च पद होते हैं, भारत के जो उच्च पद होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस, न्यायाधीश, जस्टिस हो गए, और आपके हाई कोर्ट के हो गए, या अटॉर्नी जनरल हो गए, कोई भी हो, या फिर आप किसी का इलेक्ट करना चाहते हो लोकसभा में किसी मेंबर को, या फिर विधानसभा में करना चाहते हो, तो उन सभी को केवल और केवल भारतीय नागरिक ही कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, या फिर भारतीय नागरिक ही उन सभी उच्च पदों पर बैठ सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारे जैसे उच्च पदों पर। इन सभी पदों पर यानी हम जिसको कहें कि जो इलेक्शन के द्वारा जो सारे पद होते हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिक ही बैठ सकते हैं, वहां कोई एलियन यानी कोई विदेशी, कोई फॉरेनर नहीं आ सकता। अब क्या हुआ कि संविधान के दायरे में कुछ नागरिकता दी गई थी, कैसे नागरिकता मिलेगी ये सारी बातें की गई 1955 में, जब ये आपका नागरिकता बना, तब उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसमें क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में अधिवासित है, यानी कि जो भारत के जन्म क्षेत्र में पैदा हुआ था, ठीक, क्या हुआ था, जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, या फिर जिनके माता पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए हैं, या फिर जो 5 साल से कम समय के लिए भारत के क्षेत्र में, यानी कि अगर आप मान लीजिए 1950 में आपका संविधान बना, कब बना? 1950 में बना, 1950 में। तो अगर आप 1945 से भारत में रह रहे हो, एक सामान्य रूप से रह रहे हो, मान लीजिए 1945 से मतलब आप फिर कहीं गए नहीं, भारत में ही रह रहे हो, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और क्या कहा गया? पाकिस्तान से लिए, मतलब जो पाकिस्तान से भारत को प्रोविजन किए, उनके लिए क्या कहा गया कि उनको नागरिकता किस तरीके से मिल सकती है, उनके बारे में अनुच्छेद 6 में लिखा गया। लिखा क्या कहा गया? आर्टिकल 6 में क्या लिखा गया कि जो भी ऐसा व्यक्ति, मतलब अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। कब कहलाएगा? क्या कहा गया कि यदि वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया और तब से भारत के क्षेत्र में जो है मामूली तौर से निवास कर रहा है, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। और यदि वो 19 जुलाई 1948 को या फिर उसके बाद आया, ये अभी पहले में क्या कहा कि पहले आ गया तो कहलाएगा, या फिर अगर उसके बाद आ गया वो और 6 माह से अधिक भारत में रह गया तो और क्या करा लिया, और जो वहाँ के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो सक्षम अधिकारी हैं, उनसे रजिस्ट्रेशन करा ले, नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करा ले, सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन करा ले, तो भारत का नागरिक कहलाएगा। या फिर ये कहा गया कि जो उसके माता पिता हैं,
जो भी व्यक्ति आया बाहर से, पाकिस्तान से, उसके जो माता पिता हैं वो भारत शासन अधिनियम यानी कि इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो तो उसे भी नागरिकता मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 1947 में जब ये डिवीजन हुआ था ना, पहले सब एक ही हुआ करता था इंडिया पाकिस्तान, तो बाद में डिवीजन हुआ था, तो इसलिए 1935 आप हमारा एक वीडियो देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया का, उसमें मैंने ये सारी एक्ट बताए हुए हैं, भारत शासन अधिनियम वगैरह, तो उसमें आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीजें उसमें परिभाषित की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो पाकिस्तान को प्रोविजन किया, यानी जो भारत से पाकिस्तान गए तो उनके लिए नागरिकता के बारे में क्या कहा गया, ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया, इसमें ये सारी चीजें आर्टिकल 7 यानी अनुच्छेद 7 में लिखी हुई है। किसमें? अनुच्छेद 7 में। इसके अनुसार ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए गया, यानी माइग्रेट किया, कहाँ माइग्रेट किया? भारत से पाकिस्तान के लिए किया, तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अच्छा, एक बात और कही गई कि जो डुअल सिटीजनशिप, अगर मान लीजिए अनुच्छेद 5, 6 और 8 यानी 5, 6 और 8 के अधीन कोई भी व्यक्ति आया है, यानी 6 में आपने क्या पढ़ा कि आप जैसे मान लीजिए अब पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए, 5 में जो पढ़ा उसके पहले पढ़ा, और 8 आगे आएगा उसको पढ़ेंगे आप लोग। तो 5, 6 और 8 के अधीन आने वाला कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए वो विदेशी कहीं गया, मान लीजिए विदेश में गया, वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और बात करेंगे कि जो भी व्यक्ति 1 मार्च के बाद पाकिस्तान चले गए, लेकिन मतलब 1 मार्च 1948 के बाद पाकिस्तान चले गए, लेकिन वो वापस चले आए इंडिया में। क्यों वापस चले आए? ताकि वो रीसेटल हो सके। यहाँ पे एक परमिट उन्होंने बनवाया भारत में रीसेटल होने के लिए और चले आए, तो उन्हें जो है मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? सिटीजनशिप। कोई भी व्यक्ति जिनके माता पिता में से कोई एक है, यानी जिनके दादा दादी भारत में पैदा हुए थे, वो भी, उनको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि भाई अपनी इच्छा से हो गया है। ठीक, अब हम जानेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा बना था उसमें संशोधन क्या किया गया, कब संशोधन किया गया? 1986 में किया गया। अच्छा, संशोधन के बाद क्या किया गया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसमें क्या किया गया? 5 तरीकों के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक प्रावधान दिया गया कि आप ये 5 तरीके अगर है तो आप इनसे प्राप्त कर सकते हो। क्या क्या? जन्म से यानी बर्थ, वंश यानी डिसेंट, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी क्षेत्र के समावेश के बाद। एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिटीजनशिप बाय बर्थ को डिस्कस करेंगे, यानी जन्म से आपको नागरिकता किस तरीके से मिलती है। इसमें कहा गया कि अगर भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जो है आप 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति जन्म के समय आप अगर भारत में ही जन्म ले रहे हो आप, मतलब इनके कहने का सेंस ये है कि आप अगर भारत में ही जन्म ले रहे हो तब तो आप भारत के नागरिक कहलाओगे ही, और साथ में अगर आपके माता पिता दोनों भारत के नागरिक होंगे तब भी आप भारत के नागरिक कहलाओगे। और कहा गया कि हालांकि ऐसा कोई भी व्यक्ति, मतलब ऐसे कोई भी पर्सन्स को हम भारत का नागरिक नहीं कहेंगे जिनका क्या हो, जन्म के समय उनके पिता जो है एक विदेशी नागरिक हो या फिर एक दुश्मन देश के जो है उनके पिता एक दुश्मन देश में रहते हो, तो उन्हें हम नागरिक नहीं मानेंगे, भारत की नागरिकता नहीं देंगे। और क्या कहा गया? यानी सिटीजनशिप बाय डेसेंट यानी वंश द्वारा नागरिकता। अच्छा, इसमें क्या कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को, यानी क्या कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद के बाहर जन्म लेने वाले, मतलब भारत के बाहर, अगर कोई भारत के बाहर जन्म लेता है कोई भी व्यक्ति मान लीजिए, तो उसे व्यक्ति द्वारा नागरिकता भारत के रूप में अगर होगी, कब होगी? मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में जन्म लेता है 1950 या आज के टाइम में ही जन्म लेता है, तो उसे नागरिकता तब मिलेगी यदि अगर क्या होगा, उनके पिता जो है जन्म के समय भारत के नागरिक हैं। अगर उनके पिता इंडियन सिटीजन हैं तो जो उनका बच्चा मान लीजिए अमेरिका में ही पैदा हो रहा है तो उसे नागरिकता कहाँ की मिलेगी? इंडिया की मिलेगी, क्योंकि उनके पिता कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। अच्छा, और कहा गया कि जो सिटीजनशिप है आप रजिस्ट्रेशन से भी पा सकते हो, पंजीकरण करा के भी पा सकते हो नागरिकता। कैसे? अगर आप नागरिक मान लीजिए नहीं है यहाँ के, तो आप किस तरीके से पा सकते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। उनके लिए पंजीकरण के लिए आपको आवेदन करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई कि क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें, कुछ नियम और शर्तें थी, हम बात करेंगे कि जो पर्सन होना चाहिए, जो व्यक्ति होना चाहिए, वो
इंडियन ओरिजिन का मतलब हो वो क्या हो, कम से कम 5 साल, क्या हो, कम से कम 5 साल भारत में रहे। आप अगर एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो कि हमें भाई भारत की नागरिकता चाहिए, तो कम से कम आप 5 साल उसके पहले रह लो, तब आप अप्लाई कर सकते हो कि हमें नागरिकता चाहिए। और क्या बातें कही गई, भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो किसी भी देश या भारत से बाहर के स्थान पर सामान्य रूप से निवास करते हैं, ठीक है, कोई भी मत, जैसे आप बहुत लोग जाते हैं ना जॉब करने बाहर के देशों में, क्योंकि वहाँ अच्छी इकोनॉमी मिलती है, जैसे अमेरिका गए, आपके फ्रांस गए, जर्मनी गए, तो वो लोग भारत के नागरिक ही कहेंगे, क्योंकि वो सामान्य रूप से बस रह तो रहे हैं, वहाँ की नागरिकता तो वो लोग ले नहीं रहे हैं, तो इसलिए उन्हें नागरिकता मिल जाएगी, बस आकर के 5 साल यहाँ रह करके अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या कहा गया कि और ऐसी महिलाएं, ऐसी औरतें जो भारत के नागरिक से यानी भारत के पुरुषों से विवाह करती हैं, शादी करती हैं, उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और जो माइनर चिल्ड्रन है, माइनर चिल्ड्रन कहने का सेंस क्या है, जो आपके मेजर नहीं होते, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक, यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक कहने का मतलब कि नाबालिग बच्चे, वो क्या है, भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे, लेकिन हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उनके पिता जो हैं वो भारतीय नागरिक होने चाहिए। अच्छा, और जो पूर्ण आयु और क्षमता वाले व्यक्ति हैं, जो किसी भी देश के नागरिक हैं और अधिनियम के पहले अनुसूचित में वर्णित हैं, तो उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा, जो फर्स्ट शेड्यूल है आपका, जो पहला अनुसूची है, उसमें क्या वर्णित है, कुछ देश का नाम दिया गया है, कुछ उसमें से मुझे याद है, इटली है, उसमें जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है। अगर यहाँ कोई व्यक्ति रह रहा है और यहाँ पर आकर के भारत में आपका जो है सिटीजनशिप लेना चाह रहा है, तो यहाँ पे आए, 5 साल रहे और सिटीजनशिप, यहाँ की नागरिकता ले सकता है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बात करेंगे कि अभी हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुआ है, नागरिकता में संशोधन हुआ है इसके बिल में। इसमें क्या, ये 2019 में पास हुआ है, 2019 में भारत की संसद द्वारा कब पास हुआ, 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। इसमें क्या कहा गया कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए, उन्हें जो है हम क्या देंगे, वहां की भारत की नागरिकता दे देंगे। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये मुस्लिम बहुसंख्यक देश है। क्या है, मुस्लिम बहुसंख्यक, और ये सारे जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, यहाँ अल्पसंख्यक में है, तो इन्हें प्रताड़ित किया जाता था, प्रताड़ना दिया जाता था। इसलिए ऐसा भारत ने किया कि उन्हें जो है अपने यहाँ की सिटीजनशिप देने की बात कही। इसके लिए काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था, वो सारी, खैर वो सारी चीजें हम लोग को डिस्कस करने की बात नहीं है। हम ये बात करेंगे अब कि एक्सपायर कैसे हो जाएगा आपका सिटीजनशिप, समाप्ति कैसे हो जाएगा, अगर आप क्या करते हैं कि आपकी सिटीजनशिप समाप्त हो जाए सकती है। तो उसके बारे में हम लोग 3 प्रकार की बातें करेंगे। क्या है, अबेंडनमेंट, यानी कि अगर आप परित्याग कर दो, यानी कि अगर आप स्वैच्छिक रूप से क्या करते हैं, परित्याग कर देते हैं। और आप परित्याग कब करोगे, जाहिर सी बात है, जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लोगे तो आप परित्याग कर दोगे। तो अगर आप परित्याग करोगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। और अगर कोई भी नागरिक भारत का, वो क्या करे, अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, कहें कि स्वेच्छा से करे या ना करे, अन्य देश की नागरिकता अगर उसे मिल गई तो आप भारत के नागरिक नहीं रह जाओगे। अच्छा, और वंचित कर दिया जाता है, कभी कभी लोगों को क्या किया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, अगर मान लीजिए कोई कपट द्वारा, कोई छल द्वारा कोई क्या करता है, यहाँ की नागरिकता को अर्जित कर लेता है, यानी फ्रॉड तरीके से कोई यहाँ की नागरिकता, सिटीजनशिप अर्जित कर लेता है, या फिर राष्ट्रद्रोह के लिए कोई कार्य करता है, तो उसे नागरिकता से, सिटीजनशिप से वंचित कर दिया जा सकता है, यानी उसकी नागरिकता एक्सपायरेशन कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे भारत में केवल एक ही नागरिकता है और राज्यों की अपनी अलग अलग नागरिकता नहीं है, जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, यानी वहाँ राष्ट्रीय यानी नेशनल और राज्यों की नागरिकता अलग अलग है, यानी स्टेट और नेशनल सिटीजनशिप अलग अलग है। यानी वहाँ क्या कह सकते हैं कि वहाँ आपका डुअल सिटीजनशिप होता है, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप होता है। धन्यवाद, वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।